जी अस्सलाम वालेकुम। कल वाला निकालें सेक्शन डिसीज्ड इंडिविजुअल। In this section, legal representative means a person. Legal representative एक ऐसा बंदा होता है जो who in law represents the estate of deceased person, जो deceased बंदे की जायदाद को रिप्रेजेंट करे। और दूसरे नंबर पर who intermeddles with the estate of the deceased, जो बिला वजह पंगे लेने की कोशिश करे मरे हुए की जायदाद से। जो जल्दी कर लें जो भी करना है। फर्स्ट रो, ऑन होम, जिस पर जायदाद शिफ्ट हो रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर, अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कोई केस चल पड़ा है तो रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चल पड़ा, वो चलते चलते मर गया। अब रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव असल के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव असल के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है जी भाई, आप ब्लू शर्ट खड़े हो जाएं। हाँ जी, ये डेफिनेशन सुनाए लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। Of the diseased person shifts on whom the state devolves if the representative dies or if बैठ जाए जी। हाइब्रिड में जो लास्ट में भाई बैठे हुए ब्लू शर्ट में, इनको माइक दें। लास्ट में बिल्कुल आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको माइक दें जी। भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन सुनाएं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन मैंने पूछी है। खड़े हो जाएं, ये देख लें आप कितनी सीरियसनेस है स्टडीज की तरफ जी। फीमेल स्टूडेंट्स हाइब्रिड, सेकंड लास्ट रो, माइक पकड़ें। सेकंड लास्ट रो, माइक पकड़ें। भाई सेकंड लास्ट गिन के बता दो क्या होती है, जाओ जी। सुनाएं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, अगली रो में पकड़ा दें माइक, अगली रो जी। बताएं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन, तीसरा पॉइंट इसका। तीसरा पॉइंट पूछ रहा हूं मैं। अब क्या किया जाए, अगली रो में पकड़ा दें जी। सुनाएं। डेवलप नहीं, डिवॉल्व्स। ठीक है, ओके, बंद कर दें। तो मेरे भाई ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़े बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा। अगर आप लोग अभी भी याद नहीं करें तो पता नहीं कब याद करना शुरू करेंगे। आए आगे, ऑथर्स सेक्शन 89। कितने लोगों ने ज़रा सही तरीके से याद किया था? सही अगर किया तो हाथ खड़े कीजिएगा, ऐसे बिला वजह हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं। कितने लोग आपसे पढ़ना शुरू कर देंगे? अब ये 6 दिन वाला कर लें, वरना फिर आगे वाले दिनों में बिल्कुल चांस नहीं मिलना। ये सीधी सीधी थ्योरी आती है, फिर वहाँ पे नंबर नहीं ले पाते आप। ऐसे ऐसे नहीं करना, पढ़ना भी है। बैठ जाएं भाई आप। अच्छा, किसी बंदे को भी खड़ा किया जाए तो पूरे सेशन के लिए सुन लें, 5 मिनट बाद खुद ही बैठ जाया करें। अब कई दफ़ा हाइब्रिड में भूल जाते हैं, एक दफ़ा एक बच्चा पौना घंटे खड़ा रहा था, तो कई दफ़ा भूल जाते हैं, खुद ही बैठ जाया करें। जिसको भी खड़े किया जाए 5 मिनट के बाद बैठ जाए। ऑथर्स, ऑनलाइन वाले सारे खड़े हो जाएं ज़रा, सारे जो घरों में बैठे हैं लेक्चर ले लें, सारे खड़े हो जाएं, सारे भाई। आप भी
जल्दी जल्दी आप भी भाई, गुजरांवाला से भाई आप नहीं खड़े हो रहे, पत्तों की फैसलाबाद कराची, अब बैठ जाए। ऑथर्स, ऑथर से क्या मुराद है? where the time taken by an author of a literary or artistic work, ऑथर कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है और उसको टाइम लगे 24 महीने से ज्यादा, where the time taken by an author of a literary or artistic work to complete the work exceeds 24 महीने, the author may elect any lump sum amount received in a year as royalty for the work as having been received in that year and preceding 2 years in equal proportion. अच्छा जी, ये 2014 है, ये 2013 और ये 2012। अब एक सवाल अराइज होगा कि एक ऑथर है, उसने किताब लिखी और किताब लिखने पे उसको 24 महीने से ज़्यादा अरसा लगा, यानी कि फिर वो किताब नहीं होगी, कोई शाहकार ही होगा कि उसको लिखने पे 24 महीने से, भाई ये 16 पे रखा करें, बच्चों की खैर है, उनको सर्दी लगे, टीचर का ख्याल रखें, ड्राइवर को मसला होगा तो फिर पैसेंजर परेशान होंगे। अच्छा, तो 2014 में उसने इस किताब से पैसे कमाए 6 मिलियन, 6 मिलियन। अब इसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबल है कि पूरे 6 मिलियन पर इसी साल टैक्स दे दे, और ऑप्शन नंबर 2 अवेलेबल है इस 6 मिलियन को 3 सालों में स्प्लिट करके गिराए। अब अगर वो 6 मिलियन सारे पर इसी साल टैक्स दे देगा, अब अगर वो 6 मिलियन सारे पर इसी साल टैक्स दे देगा तो इसका होगा क्या नुकसान? इसका नुकसान ये होगा कि 6 मिलियन किसी हायर सीरियल नंबर में गिरेगा। जब 6 मिलियन किसी हायर सीरियल नंबर में गिरेगा तो 6 मिलियन हायर सीरियल नंबर में गिरने की वजह से इसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। वो रेट है 45%। और अगर ये 6 मिलियन के तोते तोते कर दे, तोड़ के इसके 3 हिस्से कर दे, लॉ मेकर कह रहा है आप इसके 3 हिस्से करो, एक ये साल और पिछले 2 साल। अब अगर आप 6 मिलियन के तोड़ के 2 हिस्से कर दें तो फिर आ जाएगा 2 मिलियन, फिर कितना आ जाएगा? 2 मिलियन। और 2 मिलियन किस सीरियल में गिरेगा? सीरियल 4 में गिरने की वजह से क्या होगा? टैक्स रेट 30। आप बताएं 30% टैक्स देना हुकूमत को पसंद करेंगे या 45%? आप तो कुछ भी देने को नहीं मानते, आज 30% को मान गए हैं। थोड़ा थोड़ा भी तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। तो कितने % टैक्स देना पसंद करेंगे हुकूमत को? 30% इंस्टेड ऑफ। आम तौर पे लॉ में टैक्स देने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती कि या ऐसे दे दो या वैसे दे दो, लेकिन ये जो सेक्शन हम पढ़े हैं इसमें लॉ मेकर ने आपको ऑप्शन दी है, या 6 मिलियन को इस साल इनकम में डाल दो जिससे आपका रेट आसमानों पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने भी आसमान पर जाना है। ऑप्शन नंबर 1 ये है, और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मोहतरम ये है कि आप 6 मिलियन को 3 सालों में स्प्रेड करो। 6 मिलियन को कितने सालों में स्प्रेड करो? एक हमारा साल, एक उससे पिछला साल और एक उससे पिछला साल। तो 6 मिलियन को कितने सालों पर स्प्रेड कर दो? ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ऑप्शन 2 होगी कि आप 6 मिलियन को हमारे साल 2 मिलियन इनकम में डालेंगे
और पिछले साल 2 मिलियन इनकम में डालेंगे और उससे पिछले साल, तो आमतौर पे कौन सी ऑप्शन की तरफ टैक्स पेयर जाएगा? ऑप्शन 2 की तरफ। तो यहां पे ये नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। सफ़े के टॉप पे इतनी ज़्यादा जगह है कि आप जीरो काटा खेलने के बाद भी जगह बचा सकते हैं। टिक क्रॉस कहते हैं, आप लोग जल्दी करें जो भी करना है। जी नहीं, तो 30 90 तो नहीं होगा, वो अमाउंट भी तो 2 मिलियन है ना। 2 जमा 2 जमा 2 होना तो 6 मिलियन ही है। 6 मिलियन पे 30 लगना है, उधर 6 मिलियन पे 45 लगना है। थर्टी 90 तो नहीं हो जाना, वो तो हर 2 मिलियन पे 30 लगना है, तो 6 मिलियन पे 30 लगा। पहली ऑप्शन में 6 मिलियन पे 40, मैं बोल देता हूँ 45% लग रहा था। बॉल पॉइंट निकालो जरा मुंह से, अब फील करो कैसी है जिंदगी। जी आ जाए हाइब्रिड में, लेट वेलकम। चलें जी, आप भी चले जाएं हाइब्रिड में। यार भाई को भेज दें उधर ही, जो पीछे देखा करें ना हाइब्रिड में, वो उसको उधर ही भेज दिया करें, या इधर आके पढ़ा लें। फिर आप लोग अगर उधर देखने को दिल चाहे, पता नहीं क्या, अपने काम से काम रखें, तो इधर उधर की ना बात कर। नहीं, इस तरह उस तरह नहीं कर सकते भाई, ये 2 ऑप्शन है, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, ये हमारी वो मर्जी नहीं है, ठीक है भाई। ये दो ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 विल बी फिजिबल। ओके आगे चलें जी। एग्जाम्पल पढ़ें, ये बातें आप बाद में कर लीजिएगा ना, हाइब्रिड क्लास आखिरी रो, बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले थोड़ा सा सीए कर लें। मिस्टर आसिफ रिसीव्ड अ लम्प सम ऑफ 60 लाख। मिस्टर आसिफ को लम्प सम कितने पैसे मिले? 60 लाख। एज द ऑथर ऑफ अ लिटरेरी वर्क इन 2014। ये पैसे किस साल मिले? 2014 में। आसिफ टुक 5 years टू कंप्लीट दिस। ये बेनिफिट सिर्फ उस बंदे को मिलेगा जो बंदा 24 महीने से ज्यादा लगाए। ये देखिए, ये 2 बातें अलग हैं। किताब कंप्लीट करने में कितना अरसा लगा हो? 24 महीने से, तो इनकम को कितने साल इनकम में डालेंगे? हमारे साल और इससे पिछले 2 साल। ये 2 बातें अलग अलग हैं। किताब कंप्लीट करने में अरसा 24 महीने से ज्यादा लगाओ, इसको तो माशाल्लाह 5 साल लग गए किताब कंप्लीट करने में। किताब कंप्लीट करने में 24 महीने से ज्यादा अरसा लगाओ, तो जो पैसे इनकम कमाएंगे आप, उसको इस साल और पिछले 2 साल इनकम में डालेंगे। ओके, हाउ दिस अमाउंट विल बी टैक्स्ड इन हिज हैंड्स। उसके हाथों में इस अमाउंट पे कैसे टैक्स लगेगा? ही कैन ऑप्ट 2 मिलियन ईच टू बी टैक्स्ड इन 2012, 13 एंड पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में इनकम में डालना है। अब होगा ये कि आप एक सफ़ा लेंगे, उस पर लिखेंगे मैंने हुकूमत को बताएंगे मैंने 2014 में 2 मिलियन कमाया, और इस 2 मिलियन पे टैक्स देंगे। फिर आप 2000 बातें कर लें, कौन कर रहा है? फिर आप 2013 का एक सफ़ा लेंगे और हुकूमत को कहेंगे 2013 में भी मैंने 2 मिलियन कमाया था, और फिर एक और सफ़ा लेंगे, उस पर लिखेंगे मैंने 2012 में भी 2 मिलियन कमाया था। और फिर ये 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन वाले 3 अलग अलग सफ़े गवर्नमेंट को जाके जमा 2014 में ही कराएंगे, क्योंकि आज आप खड़े 2014 में है, और तीनों सालों का टैक्स तो इकट्ठे ही जमा कराएंगे 14 में खड़े होके, क्योंकि 12 और 13 में तो आपको पता ही नहीं था कि 14 में मैंने किताब से कितने पैसे कमाने हैं, क्योंकि 12-13 में तो अभी आप किताब लिख रहे थे। तो 12-13-14 का टैक्स 14 में देंगे, लेकिन रेट किस पे लगाएंगे? 2 मिलियन इंटू 30% वाला रेट। ही कैन ऑप्ट फॉर 2 मिलियन ईच। ये कौन बोल रहा है? मेरे से सवाल पूछे ना, किस रो से आवाज आ रही थी? ही कैन ऑप्ट 2 मिलियन ईच टू बी टैक्स इन 2012, 13 एंड 14। ओके आगे बढ़ें जी।
अब अंग्रेज़ी पढ़नी है ज़रा, ये याद करनी पड़ेगी घर में जाकर, थोड़ा सा ये अंग्रेज़ी ज़रा याद करने वाली है, इतनी एकदम आसानी से याद नहीं हो जाएगी। सारी अंग्रेज़ी तो आसान होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी याद करने वाली भी अंग्रेज़ी आ जाती है। मेरे से पूछें सवाल, चिनमिन चिनमिन बंद कर दें। वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ लिटरेरी आर टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 महीने से ज्यादा लगे तो क्या करें? द ऑथर में चूज एनी लमसम अमाउंट, लमसम कितनी मिली है? 6 million. The author may choose any lump sum amount received in a year as royalty for the work as having been received in that year. Assume कर लो ये उस साल मिली है, यानी 2014 में, in that year as having been received in that year and preceding 2 years. preceding का मतलब क्या है? पिछले 2 साल, in इक्वल प्रोपोर्शन। ये पैसे आपको किस प्रोपोर्शन में मिले हैं? मिला कितना? 6 मिलियन। 6 मिलियन के 3 इक्वल हिस्से बनाए, 2 मिलियन, 2 मिलियन और 2 मिलियन। चलें जी आगे। एक दफा मैं आखिरी दफा पढ़ने लगा हूं। जहां टाइम लगे एक ऑथर को लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क करने में, टू कंप्लीट द वर्क, काम मुकम्मल करने में, एक्सीड 24 महीने, 24 महीने से ज़्यादा, तो ऑथर चूज कर सकता है 6 मिलियन को जो उसे रिसीव हुए हैं एज रॉयल्टी फॉर द वर्क एज हैविंग बीन रिसीव्ड इन दैट ईयर एंड प्रीसीडिंग इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखिए आप लोग बोलते हैं तो अगली पिछली रो वाले डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए देखिए खुद ही ख्याल रखना ना आपने। अच्छा, कई दफ़ा ना अंडरलाइन जो किया होता है ना मैंने, वो इसलिए किया होता है ताकि जो मेन बात है वो आपको समझ आ जाए। तो अंडरलाइन किया हुआ वाला ज़रा पढ़ें, समझ आ रहा है? जो अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट नहीं, जो किताब पे आपके अंडरलाइन हुआ हुआ है। मे इलेक्ट एनी लम्प सम अमाउंट रिसीव इन अ टैक्स। इन अ टैक्स ईयर हम क्यों पढ़े भाई? अंडरलाइन नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ अंडरलाइन नहीं हुआ, पढ़ोगे। दूसरी क्लास के बच्चे बैठे हैं। अंडरलाइन का क्या मतलब होता है? अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन। इस ये है अंडरलाइन, और ये भी है अंडरलाइन, और ये भी है अंडरलाइन। मैं कह रहा हूं अंडरलाइन किया हुआ पढ़े हैं इन अ टैक्स ईयर। मे इलेक्ट any lump sum amount received as having been received in that year and the preceding 2 tax years in equal proportion। तो कई दफा अंडरलाइन की हुई खाली बात पढ़ने से ज्यादा बेहतर बात समझ आ जाया करेगी। साथ वाले की तरफ मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। दांत अंदर करके मुस्कुराया। इनकम ऑफ अगर आपके साथ माइनर बैठे तो उसके हाथ को पकड़ लें। माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन पकड़ के डिसाइड कीजिएगा। माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल। माइनर चाइल्ड अकेला होता है अंडर द एज ऑफ 18 वाले का हाथ पकड़ लें। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। इसके दिल में ख्वाहिश आ रही है कोई मेरा हाथ पकड़ ले। माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18 एट एंड ऑफ द टैक्स ईयर। 18 साल का कब हो? ये बातें क्यों हो रही हैं हाइब्रिड में? लास्ट रो में थोड़ा दूर होकर बैठ जाएं। अब हाइब्रिड लास्ट रो प्लीज, और थोड़ा सा। माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर, जो साल के आखिरी दिन कितने साल का हो? 18 साल से कम का हो। ही विल बी कॉल्ड एज अ माइनर चाइल्ड। मुन्नू सा बच्चा। तैमूर नहीं होता था जो अगली गली में रहता था?
बूम नहीं मारा था। वो जो क्रिकेट खेलते बहुत छक्के मारता था आपको। तैमूर who is 13 years old has earned income from business of, आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उसका कारोबार है 10 मिलियन, उसने इनकम कमाई है। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ तैमूर। तैमूर की टैक्सेबल इनकम निकालें। एज्यूमिंग बिजनेस इज एक्वायर्ड इन, ये एज्यूम करें कि उसने बिजनेस किस में एक्वायर किया है? इनहेरिटेंस में। अच्छा, और ये एज्यूम करें कि बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। देखें, तैमूर के अगर अब्बू या अम्मी की डेथ हो जाए और अब्बू या अम्मी का कारोबार तैमूर को ट्रांसफर हो जाए, तो इसे मैं कहूंगा सिनेरियो नंबर ए। क्या सिनेरियो नंबर ए क्या है? बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। बिजनेस इनहेरिटेंस में इसको मिला है। अगर आपको बिजनेस मिले इनहेरिटेंस में, तो प्रोबेबली आपके अम्मी या अब्बू दोनों या दोनों में से कोई एक इस दुनिया से जा चुका है। इसलिए लॉ मेकर कह रहे हैं कि तैमूर, चाहे तुम माइनर हो, स्टिल तुम अपनी इनकम पर खुद ही टैक्स जमा कराओ। तो तैमूर करेगा क्या? तैमूर टेबल खोलेगा, टेबल खोल के चेयर खोलेगा, नहीं, ये वाला टेबल खोलेगा और टेबल खोल के देखेगा कि मेरी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, तो यहां पर आकर, यानी 5.6 मिलियन से ज्यादा है, तो यहां पर आकर इस सीरियल के मुताबिक ये टैक्स दे देगा। क्लियर? अच्छा, अगला सवाल। अगर बिजनेस इसको इनहेरिटेंस में मिले तो प्रोबेबली अम्मी या अब्बू में से कोई एक या दोनों जा चुके हैं। इसलिए बेहतर है कि तैमूर को अपने पांव पे खुद खड़ा करें। और लॉजिक पे याद रखें, अब इसको टैक्स क्या देना पड़ेगा? खुद देना पड़ेगा। तैमूर की इनकम कितनी हो जाएगी? 10 मिलियन। और अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला, बिजनेस इनहेरिटेंस में, बल्कि इसने खुद बिजनेस शुरू किया है, 7वीं 8वीं क्लास में इसको प्राइज मिलने शुरू हो गए थे, कुछ और चीजें, पैसे करते करते इसका इतना बिजनेस खड़ा हो गया कि इसने जो है वो पहले अंडे खरीदे, फिर उससे चूजे निकले, फिर मुर्गियां, फिर थोड़े अरसे बाद बकरियां, फिर ऊंट, और अब जहाज। तो उसके बाद जो है वो चलते चलते इसका कारोबार बहुत बड़ा हो गया। तो जी, और कोई मसला तो क्लास के बाद आ जाए। तो अब अगर बिजनेस इसको इनहेरिटेंस में नहीं मिला, बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, बिजनेस इसको इनहेरिटेंस में नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में फिर अम्मी या अब्बू या दोनों जिंदा हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप ऐसा करें, देखें अम्मी या अब्बू में से कौन बड़ा है। ये पता नहीं, आप लोगों के घरों में अब्बू बड़े होते होंगे, कई घरों में अम्मी भी बड़ी होती हैं। अम्मी या अब्बू में से कौन बड़ा है? दोनों को खड़े कर दें। ये जो है वो अब्बू खड़े हैं और ये जो है वो अम्मी खड़ी हैं। तो अब्बू या अम्मी में से कौन हाईएस्ट है? कौन हाईएस्ट लग रहा है? अम्मी। कौन हाईएस्ट लग रहा है? अम्मी। नहीं, ये नहीं देखना, ये देखना है अब्बू या अम्मी में से कमा कौन रहा है। किसी घरों में अब्बू ज्यादा कमा रहे होते हैं, किसी घर में अम्मी ज्यादा कमा रही होती हैं। तो अब्बू या अम्मी में से कौन ज्यादा कमा रहा है? जो ज्यादा कमा रहा है उसकी इनकम में ऐड कर दे। मिसाल के तौर पर, बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस में मैं एज्यूम करता हूं कि तैमूर तो कितना कमा रहा है? 10 मिलियन। अब्बू कमा रहे हैं 15 मिलियन और अम्मी ने भी फुल जोर लगाया हुआ, दिन रात एक करके 18 घंटे ओवर टाइम लगा के 16 मिलियन, अब्बू को भी पीछे छोड़ गई। तो अब्बू ने कमाया है 15 मिलियन, अम्मी ने कमाया है 16 मिलियन। ठीक है, तो अम्मी को टाइम नहीं मिला, तैमूर की तरबियत भी नहीं हो पा रही। अच्छा, तो अब्बू ने कमाया 15 मिलियन, अम्मी ने कमाया 16 मिलियन। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है दोनों में से हाईएस्ट कौन कमा रहा है? अब ऐसी सूरत में तैमूर की जो इनकम है 16 जमा
26 मिलियन पर अम्मी टैक्स देंगी। अब ये तैमूर की इनकम भी तैमूर से ले रही हूं, वो इनके घर का मामला है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। बस 26 मिलियन पे अम्मी ने टैक्स देना है। अब अम्मी के लिए वो हायर स्लैब सबसे आखिरी वाला जो है वो फॉल कर रहा होगा। तो ये थोड़ा सा मसला है। अगर इसके अब्बू अम्मी चले गए थे दोनों में से एक या कोई एक, और इसको इनहेरिटेंस में मिला, तो फिर ये रिलैक्स था, इसको सिर्फ 10 मिलियन पे टैक्स देना था। लेकिन अगर अब्बू या अम्मी, इसको इनहेरिटेंस में बिजनेस नहीं मिला और इसने खुद बिजनेस रन किया है, तो फिर लॉ मेकर कह रहा है तू जल्दी जल्दी बड़ा फनेखा बन रहा है, तो अब्बू या अम्मी की इनकम में तेरी इनकम डाली जाएगी और तुम दोनों की इनकम को आसमानों में लेके जाएंगे और फिर तुम इस पे ऊपर टैक्स दोगे। अब अम्मी किस पे टैक्स देंगी? 26। अब्बू अलग से टैक्स देंगे 15 मिलियन पे, वो मैंने डिस्कशन नहीं की। 10 मिलियन विल बी एडेड, 10 विल बी एडेड, वो मैंने ऐड करके आपको दिखा दिया, टू द इनकम ऑफ द पेरेंट, फादर और मदर, विद द हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। चले नोट कर लें, छोटा सा अम्मी और अब्बू वाली बात, वन बाय वन सारे हमला कर दिया। फिर एक, हाँ जी, वो अम्मी दे देंगे, उससे लेके देंगे, उनके घर का मामला है। नहीं, बस इनहेरिटेंस में मिला फिर नहीं होगा इनहेरिटेंस। हाँ जी, वो तो दोनों का इकट्ठा करके 26 वैसे ही क्रॉस कर गया ना 10। ये अगर उसको इनहेरिटेंस में बिजनेस नहीं मिला और अम्मी और अब्बू दोनों नहीं है, तो फिर किस पे टैक्स देगा? वहां पे खुद ही देखा, फिर है ही नहीं उसकी उनकी इनकम। यार अजीब से सवाल पूछ रहे। तो अगर बिजनेस इसको इनहेरिटेंस में मिला है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? खुद टैक्स पे करेगा 10 मिलियन पर, और सरचार्ज तो पे करेगा ही करेगा। वो तो पहले दिन ही पढ़ लिया था कि जिसकी भी इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है उसने सरचार्ज पे करना है। 10 मिलियन से ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 10 मिलियन पे तो कोई सरचार्ज नहीं है। हाँ, 10 मिलियन पे कोई नहीं है, 10 मिलियन से ज़्यादा पे सरचार्ज है। और भाई अब ऐसे बिला वजह सवाल क्यों बना रहे हैं? खुद ही आप जवाब दे दें, आपके सवालों में ही जवाब है। अब एक भाई कह रहे हैं कि अम्मी भी 16 मिलियन कमा रही हैं, अब्बू भी 16 मिलियन कमा रहे हैं, आप जवाब दे दें आप लोग खुद ही, तो जिनों में से किसी एक के में ऐड कर दें, बस बात खत्म। कुछ सवाल होते हैं उनमें खुद ही जवाब होता है जी। बस दोनों को ही पकड़ेंगे, वरना जेल में अम्मी को डर लगेगा बेटे के बगैर, बेटे को डर लगेगा अम्मी के बगैर। दोनों को ही पकड़ेंगे मेरे भाई, दोनों की मिली भगत है इसमें। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हु हैज highest height, who has highest height, who has highest taqwa, who has highest taxable income, जिसकी taxable income ज्यादा है।
लेकिन ये रूल नहीं लगाना हाईएस्ट वाला। कब? अबव प्रोविजन विल इफ द बिजनेस इज एक्वायर्ड थ्रू, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला है तो ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा। अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला है तो ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा। सर अगर हमने नो मारी और बेटा दो तो इसके ऊपर भी हमने वाला रूल लगेगा, फ्लैट टैक्स एडिट। भाई वो जो सरचार्ज है बस दोनों का मिला के फिर देखा जाएगा 10 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर रहा है या नहीं। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, खर्चों को अपोर्शन करना। कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके साथ ऐसे हुआ कि आपने अपने खर्चों को अपोर्शन किया हो। कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर आपका ऐसे हुआ कि आपने अपनी जिंदगी में खर्चों को क्या किया हो? अपोर्शन किया हो। जल्दी से सोच के बताएं। जल्दी बताएं। जी बिल्कुल, खाना खाने जाते हैं तो बिल को आप क्या कर लेते हैं? अपोर्शन कर लेते हैं। ये सारा आप ही दे देते हैं, अपोर्शन करते हैं ना। ये सारा दूसरे से निकलवाते हैं। दूसरे से निकलवाना तो पूर्वकार बंदे की वो अलामत नहीं है। जो पूर्वकार बंदा होता है वो दूसरों के जेबों से तो नहीं खाता। तो पूर्वकार जिंदगी गुजारें। इसी तरह इनकम टैक्स में भी कभी कभी खर्चे क्या करने पड़ते हैं? अपोर्शन करने पड़ते हैं। बिफोर डिस्कसिंग दैट, हमारी जो इनकम्स हैं वो 3 किस्म की हैं। एक हमारी इनकम्स है नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्या है? नॉर्मल टैक्स रिजीम, जिसको टेबल 1 और 2 में हमने डिस्कस किया है। ये हमारी इनकम्स हैं सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, टोटल इनकम, ज़कात और टैक्सेबल इनकम। ये जो हमारी इनकम्स हैं 3 किस्म की हैं। ये स्काई ब्लू में मैंने मेन हेडिंग दी हुई है, आगे 4 किस्म की इनकम्स आगे लिखी हुई हैं। 4 किस्म की चलें कर लें। एक हमारी इनकम है सेपरेट ब्लॉक, जिस पे सेपरेट रेट लगने हैं, जिस पे सेपरेट रेट लगने हैं। सेपरेट रेट का क्या मतलब है? इन पे टेबल 1 2 वाले रेट लगेंगे या कोई और रेट लगेंगे? कोई और रेट लगेंगे। तो एक इनकम है हमारी सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, एक इनकम है हमारी प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। एक इनकम क्या है हमारी? प्रिजम्पटिव। ये मैं नोट्स में भी आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, शायद लिखा होगा वहां, आपको नोट नहीं फिर करना पड़ेगा। एक इनकम है हमारी प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का एक और आसान सा नाम है, मुश्किल सा नाम था प्रिजम्पटिव, आसान सा नाम है फाइनल टैक्स रिजीम। हम जो डिविडेंड कमाते हैं किसी कंपनी से, उस पे रेट आमतौर पे कितने % लगता है? 15%। डिविडेंड इंशाल्लाह मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी आपके समझने के लिए। कंपनी ने साल के एंड पे जो प्रॉफिट बांटा, उसमें से जो आपको हिस्सा मिला, उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसी तरह कभी कभी बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, तो वो भी क्या बन जाती है? फाइनल टैक्स रिजीम। और कभी कभी आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्क में,
यानी कि चीजें बाहर के मुल्क में बेची, उसे भी क्या कहते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम। इन सब को फाइनल टैक्स रिजीम और सेपरेट ब्लॉक, इन सबको टेबल 1-2 में नहीं डाला जाएगा क्योंकि इसके लिए भी सेपरेट रेट है। सेपरेट ब्लॉक की मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया आपको, और इसके लिए भी सेपरेट रेट है। तो जिन इनकम्स के लिए अलग रेट हो, अच्छा अगला सवाल आपके जहन में आ सकता है कि आप कुछ इनकम्स को सेपरेट ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, कुछ को फाइनल टैक्स रिजीम क्यों कह रहे हैं। ये आने वाले दिनों में हम पढ़ लेंगे कि इनको अलग अलग क्यों किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल समझने के लिए बस एक बात याद रख लें कि इन हेड्स के ऊपर टेबल 1 और 2 लगना है, और डिविडेंड अगर आप कमाएंगे तो उस पर कितने % रेट लगना है। चाहे डिविडेंड 4 लाख रुपया कमाएं, चाहे 4 करोड़ रुपया कमाएं, चाहे 5 मिलियन 10 मिलियन से ज्यादा कमाएं, सिर्फ एक फ्लैट रेट लगेगा, एक ही रेट लगेगा, और वो कितने % है? 15%। तो एक इनकम्स ये हैं जो टेबल 1-2 में फॉल करती हैं, एक इनकम वो है जिन पे अलग रेट हैं, और कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी एग्रीकल्चर, यानी इस पे आपने पाकिस्तान में टैक्स जमा ही नहीं करवाना। ओके, अब सवाल मोहतरम ये राइज होगा, ये देखें शायद बुक में कहीं अवेलेबल है, ये किस पेज पे है? पेज नंबर 12। हाँ, यहां मैंने एग्जेम्प्ट इनकम नहीं डाली हुई। इनकम्स आपकी कौन सी हैं? नॉर्मल टैक्स रिजीम। कौन सी? निकाल लिया ये वाला पेज। नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब है इन पे कैसे टैक्स देना है? नॉर्मल तरीके से। कैसे टैक्स देना है? नॉर्मल तरीके से। सैलरी, अच्छा नेट इनकम बेसिस क्यों कहते हैं इनको नेट इनकम? नेट इसलिए, पेज नंबर 15 है, नेट इसलिए कि इसमें से हमने खर्चे क्या करने होते हैं? माइनस करने होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेट इनकम। आपको पता है ना, सेल होती है बिजनेस की, सेल में से खर्चे माइनस करते हैं, कल बताया था। सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, टोटल इनकम माइनस ज़कात इज, और फिर इनकम्स हैं सेपरेट ब्लॉक। कौन सी इनकम्स हैं? ये मैंने अभी कोई डिस्कस नहीं करा आपसे, इसको छोड़ें अभी, ये भी डिस्कशन का मकसद नहीं है। लेकिन डिफरेंट स्लैब रेट्स आर अवेलेबल एज कंपेयर टू टेबल 1 एंड 2। और इधर क्या होगा? टेबल तो याद है ना, वो जो टेबल थे हमने देखे थे, पेपर में दिए होंगे। प्रिजम्पटिव या फाइनल टैक्स रिजीम। कभी देखेंगे इसका नाम ग्रॉस इनकम बेसिस क्यों है। ये डब्बा डुब्बा पेशा कभी याद ना कीजिएगा, आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको याद हो जाना। ये डिविडेंड डिफरेंट रेट्स आर देयर इन, बस बताने का मकसद ये था कि इनको नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स कहा जाता है। इनकम्स तो ये भी हैं लेकिन नॉर्मल टैक्स रिजीम की नहीं है, इनको नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स कहा जाता है। इनकम्स तो मेरे बाबू ये भी हैं लेकिन ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर? ओके, चलो चलिए आगे। काश के तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कितने लोगों ने कल 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया? 1 घंटा, उफ तौबा तौबा, जालिम लोग। हाइब्रिड हाथ खड़ा करें, एक घंटा, एक सीए के साथ ये हो सकता है कि कोई बंदा 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करे हो।
भाई करने वाला ने तो 5 पेपर भी पास कर लिए थे, करने वाले 4 पेपर भी निकाल लेते हैं। बस कहते हैं हम सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे सामने बड़ा हदफ होता है। Where expenditure, where deduction and where allowance relate to derivation of more than one head of income. More than one head of income. अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम ना इनको कहा जाता है, जो हमने पढ़े थे ना, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, पेड, सॉरी, इनको क्या कहा जाता है बोलें? हेड्स ऑफ इनकम। बातें कर लें फिर मैं अगला पॉइंट पढ़ाता हूं। अच्छा, एक साहब ग्राउंड फ्लोर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। यानी ग्राउंड फ्लोर पर इनकी दुकान है जहां पे ये बोतलें बिस्किट बेचते हैं और फर्स्ट फ्लोर को इन्होंने किराए पर दिया हुआ है और खुद छत पे सोते हैं मंजी डा के। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और फर्स्ट फ्लोर पे क्या कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये है सिनेरियो नंबर ए। अब इनको जो बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, तो सवाल क्या राइज होगा कि दुकान पर कितना बिल खर्च हुआ और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने के लिए कितना बिल खर्च हुआ। तो अब इस बिल को क्या करना पड़ेगा? इस बिल को क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 1 लाख बिल आया। अब आपको कोई ना कोई मुनासिब बेसिस सोचनी पड़ेगी कि 1 लाख बिल में से शायद 80,000 बिल जो है मेरी दुकान का बन रहा है, क्योंकि इस पे दिन रात एसी चल रही है, 24/7 दुकान खुली है। रात को 3 बजे किसी का जो है वो कैंडी बिस्किट खाने का दिल चाहे तो हमारे पास आए, हम उसको बिठा के कैंडी बिस्किट खिलाएंगे। और ये जो घर इसने किराए पे दिया हुआ है, इसमें जो किराएदार है वो भी माशाल्लाह बहुत जो है वो मलंग किस्म का बंदा है। कभी आता है सीधे हाथ से पिए, वो कभी आता है कभी नहीं आता, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो वो कभी कभी इस्तेमाल करता है घर, कभी आता है। तो इधर बहुत कम बिजली इस्तेमाल हो रही है और इधर अन्नी बिजली इस्तेमाल हो रही है। तो हो सकता है अगर बिल लाख रुपए है तो वो कहे 80,000 मेरी दुकान का बिल है और 20,000 मेरी जो मैंने घर किराए पे दिया हुआ है उसको मैं अपोर्शन कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर इसने सोलर लगाया हुआ है, इसकी टेंशन ना लेके ये ऊपर खुद कैसे रह रहा है। अच्छा, वेयर एक्सपेंडिचर और डिडक्शन, एक्सपेंडिचर डिडक्शन है ना बिजली का बिल, और क्या आंखें खोल के क्लास लेनी होती है। एक्सपेंडिचर डिडक्शन खर्चा ही होता है ना। वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस भी हम देखेंगे कभी आने वाले दिनों में क्या होते हैं। रिलेट्स टू, सब कुछ ही आने वाले दिनों में देखना, तो आने वाले दिन ही आने दें फिर। एंड अलाउंसेस रिलेट्स टू कमाना ऑफ मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम। 1 हेड ऑफ इनकम हमारा बिजनेस है, 1 हेड ऑफ इनकम हमारा ए बी को छोड़े, बी को छोड़े, थले आए। द खर्चा, द डिडक्शन, द अलाउंस शैल बी थोड़ो थोड़ो तोड़ो, छोड़ दो खर्चे को, तकसीम कर दो, तकसीम कर दो। ठीक है, छोड़ो चिन्ह को अपनी, इधर देखो। शैल बी अपोर्शन्ड ऑन एनी मुनासिब बेसिस, ऑन एनी मुनासिब बेसिस, देखते हुए नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी ऐसी है कि इस पे एसी ही एसी जलते रहते हैं और यहां इसको पंखा भी मिन्नतें करके लगा के दिया हुआ है। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना खर्चा किसको आप
अपोर्शन करेंगे। तो क्या यहां आपको जरूरत महसूस होगी बिजली का बिल अपोर्शन करने की? बोलें हाँ। जी बोलते हैं बड़ों। अगर वो बड़े कह भी दें हाँ बोलो तो क्या बोलने? जी। और अगर बड़े कह भी दे बेटा मैं जूता अपना खुद ही ले आता हूं तो उनको क्या कहने? जी अच्छा जाएं। अबू पूछते हैं बेटा ऐनक किधर है? अबू वो दूसरे कमरे में देखी थी मैंने। और कुछ बच्चे होते हैं अबू ये ले। फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क। ओके, पॉइंट नंबर बी। ए बी को छोड़ें जरा, ए हो गया, बी की तरफ आए। ग्राउंड फ्लोर पर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर आप खुद रह रहे हैं। ये आपके बच्चे, ये आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही और आप इधर बैठे हुए थे। अच्छा, अब सवाल ये अराइज होगा, देखिए कितनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे और कितनी मोहब्बतें होंगी आपस में और कितना सब्र होगा इन लोगों के अंदर कि शोहर अभी आया नहीं और बच्चे भी सारे इंतज़ार में बैठे हैं, बीवी भी इंतज़ार में बैठी है। क्या मोहब्बत होगी। तो घर के अंदर ना आपने ज़िंदगी में याद रखिएगा नरमी इख्तियार करनी है। नरमी इख्तियार करेंगे ना तो आपके बीवी बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हुआ करेंगे, और अगर सख्ती इख्तियार करेंगे तो ठीक है, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा रहे जिसको नरमी मिल गई उसको सारी खैर मिल गई, और जो नरमी से महरूम रह गया गोया सारी खैर से महरूम रह गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्सा तो नहीं करते आप? कर लेते हैं। चलें कभी देखूंगा आपको आते जाते थोड़ा सा छेड़ के कि गुस्सा करते हैं या नहीं। पॉइंट नंबर बी, ऐसा हो सकता है कोई जोर से आके आपके मोटरसाइकिल पे कोई मोटरसाइकिल अपना मारे और आप उससे प्यार से पूछें भाई आपके मोटरसाइकिल को तो कुछ नहीं हुआ। पॉइंट नंबर बी, जैसे ये तो नहीं कहेंगे उतर जरा मोटरसाइकिल से एकदम भाई हो सकता है वो पता नहीं अपनी बेचारा किस धुन में जा रहा हो, क्या सोच रहा हो, क्या उसका रिजल्ट आया हो पीआरसी का। तो अगले को एक बार पूछ तो लिया करें ना उसकी बेचारे की कंडीशन क्या चल रही है, फौरन उस पर चढ़ाई कर देते हैं आप, तो माइंड ही उसका उधर नहीं था। द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर आ हेड ऑफ इनकम। असल में ये बातें होनी ना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ये बातें होनी नहीं, ये बातें होने जरूरी हैं, वरना आप लोग इन चीज़ों को सोच के ना अपनी पढ़ाई से भी डिट्रैक हो जाते हैं। कई दफ़ा पता नहीं कोई चीज़ हो रही होती है, आप कहते हैं ज़िंदगी क्या क्या कर रही है मेरे साथ। इस तरह की चीज़ें सोचा ना करें, इग्नोर कर दिया करें। द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर आ हेड ऑफ इनकम। आप किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हैं एंड सम और किसी और मकसद के लिए भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बता दें कोई और मकसद इधर क्या है आपका जिसकी मैं मिसाल लिख सकता हूं? घर। और इधर आप क्या कमा रहे हैं? ये कौन सी मिसाल हो गई, ए बी या बी? अब अगला पॉइंट कौन सा हम करने लगे हैं? अच्छा, अब जरा पढ़ें, आंखें खोल के क्लास लेनी है, बस ये आपका ऑब्जेक्टिव है आज का। जब कोई खर्चा रिलेट करे इनकम कमाने से किसी हेड ऑफ इनकम की और किसी और मकसद के लिए, तो द खर्चा द डिडक्शन शेल बी तोड़ो ऑन एनी मुनासिब बेसिस कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, अब मोहतरम यहां खर्चा क्यों पोर्शन करना पड़ता है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं बिजली का बिल आया 50,000। आंखें खोल के क्लास लेनी है। बिजली का बिल क्या आया? 50,000।
और आपकी दुकान की सेल है 2 लाख, क्या आप 2 लाख की सेल में से, इनको जरा इधर मुतवज्जे कर दें, इधर देखिए, आपका बिजली का बिल आया 50,000 और आपकी दुकान की सेल है 2 लाख, क्या आप दुकान की सेल में से पूरा 50,000 का खर्चा माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, कभी भी नहीं टैक्स वाले आपको करने देंगे। वो कहेंगे ये 50,000 पूरे बिल्डिंग का बिल है, जिसमें तुम्हारे घर का बिल भी शामिल है और तुम्हारी, और अगर तुमने ये 50,000 कर लिया तो तुम्हारी इनकम 1.5 लाख होगी, तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी, हमारे पास टैक्स कम जाएगा। तो इसलिए टैक्स वाले कहेंगे 50,000 को तोड़ो तोड़ो, इन दोनों में तोड़ो, यही कहेंगे ना। अब हो सकता है वो कहें 35,000 पे आपकी दुकान का बिल है और 15,000 पे आपके घर का बिल है, तो फिर 35,000 को आप यहां माइनस कर सकेंगे। तो अब पोर्शन कैसे करना है, इसमें इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे, कीप वॉचिंग, इसमें इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे पोर्शन कैसे करना है। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त यह है कि आपको इस चीज का एहसास दिलाया जाए जो आपको एहसास नहीं है, बिल्कुल कोई एहसास नहीं है आपको, इस चीज का आपको एहसास दिलाया जाए कि खर्चे पोर्शन करने की जरूरत इस सिनेरियो में भी है। क्यों है? ताकि सिर्फ उतना खर्चा माइनस करें जितनी बिजली कहां इस्तेमाल हुई, दुकान पर। ओके, इस तरह लिखते हैं दुकान, ये तो 2 कान है। अच्छा, कुछ जगह लिखा होता है सुबह का नाश्ता, दोपहर का भी नाश्ता होता है, इतना काफी नहीं है? चलें, पॉइंट ए बी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक्सपोर्ट सेल भी एक फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है, एक्सपोर्ट सेल पे भी अलग रेट है। अगर आप चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो हुकूमत आपसे खुश होती है कि आपने कोई ऐसी चीज बना दी जो जर्मनी वाले पसंद कर रहे हैं, जो हॉलैंड वाले पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और वो वहां से ऑर्डर आपको भेज रहे हैं, भाईजान हमारे पास भेज दो, ये आपने सुजुकी मेहरान बनाई है, ये जर्मनी की सड़कों पे चलेगी। तो अब आप एक वक्त में 2 कारोबार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, चलिए 2 कारोबार छोड़ें, एक आप ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट है। अच्छा, ये याद रखिएगा नॉर्मल टैक्स रिजीम नहीं है, इस पे टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगेंगे। डेट इज अगेन बिजली का बिल आवेगा तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। नोट कर लें।
ओके, फाइनल टैक्स रिजीम में बस वेट करते रहें, आ जाएंगे जो आएंगे। अच्छा, अब मोहतरम अगला सवाल, इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम भी कहते हैं और इसके लिए टैक्सेबल इनकम का लफ्ज भी यूज होता है। अच्छा, ये जो इनकम्स हैं, ये टैक्सेबल इनकम्स तो ये भी हैं, टैक्सेबल इनकम्स तो ये भी हैं, टैक्सेबल, इन पे टैक्स लगना है, टैक्सेबल, इन पे टैक्स लगना है, तो टैक्सेबल तो ये भी हैं, टैक्सेबल तो ये भी हैं। लेकिन सवाल ये अराइज होता है कि टैक्सेबल का लफ्ज लॉ मेकर ने सिर्फ इनके लिए रखा है, इन सबको इनकम्स तो कहा जा सकता है, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम का लफ्ज हम यूज किया करेंगे वो सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम वालों के लिए यूज किया करेंगे। जो नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली हैं उनमें खासियत क्या है? उनमें खासियत यह है कि इन पे टेबल 1 एंड 2 लगता है और इनको टैक्सेबल इनकम वाली इनकम्स भी कहा जाता है और नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम्स भी कहा जाता है। ये सारी टैक्सेबल तो हैं, लेकिन हम इनको इनकम्स कहा करेंगे, टैक्सेबल इनकम्स नहीं कहा करेंगे। इसलिए ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये देखें, ये एनटीआर में आ रही है और ये क्या है? टैक्सेबल इनकम। लेकिन जो एक्सपोर्ट सेल है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस तो मैं इसे कह रहा हूं, लेकिन फिर भी ये यहां फॉल नहीं करेगी। ये ऐसी इनकम फ्रॉम बिजनेस है जो यहां फॉल करेगी, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? बोलें, एक्सपोर्ट सेल्स। असल में एक्सपोर्ट सेल्स आपके सिलेबस में है नहीं कहीं इतनी ज्यादा, इसलिए मैंने यहां भी एग्जांपल में नहीं डाली हुई, लेकिन अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं कि ना डालें। एक्सपोर्ट सेल भी एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर घर किराए पे दिया हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पर एक्सपोर्ट कर रहा हूं चीजें, यानी जो चीजें बना रहा हूं वो ग्लव्स हैं और ग्लव्स बना के बाहर के मुल्कों में क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये मैं टैक्सेबल इनकम कमा रहा हूं या सिर्फ इनकम कमा रहा हूं? सिर्फ इनकम कमा रहा हूं। और इस इनकम का नाम क्या है? फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम। अब ये सारी बहस के बाद ट्राई करते हैं पॉइंट ए बी क्या हमें समझ आवे या ना आवे। कमाना ऑफ इनकम, मैं इनकम कमा रहा हूं कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। जैसे एक्सपोर्ट सेल्स,
जी सेपरेट ब्लॉक को कभी डिस्कस करेंगे जब आएगा तो। सेपरेट ब्लॉक की आपको मिसालें भी बताई जाएंगी और इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे। ओके, एक्सपोर्ट सेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बस जिस हद तक मैंने बता दी उसी हद तक बस है। इस पे क्या रेट है ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे जाके। अच्छा, अब 3 सिनेरियोज हैं जहां खर्चों को क्या करना पड़ सकता है, अपोर्शन करना पड़ सकता है। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज जहां खर्चों को क्या करना पड़ सकता है, अपोर्शन करना पड़ सकता है। पहला, एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में आप इनकम कमाएं, एक से ज्यादा। अच्छा याद रखिएगा, हेड ऑफ इनकम के लफ्ज सिर्फ इन्हीं के लिए यूज होंगे, ये बात जरा याद रखिएगा। हेड ऑफ इनकम के लफ्ज सिर्फ इन्हीं के लिए यूज होंगे। एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में आप इनकम कमाएं। जैसे मैंने पहली मिसाल दी थी कि आप ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम और फर्स्ट फ्लोर पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। अच्छा आगे चलें जी। वेयर खर्चा डिडक्शन, ऊपर से मिला के आप, वेयर खर्चा डिडक्शन एंड अलाउंस रिलेट टू कमाना ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम का मतलब है कि इसी के अंदर आप रह रहे हैं, इधर या इधर नहीं आ रहे। तो एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में आप इनकम कमा रहे हैं, जैसे कि घर किराए पे दिया हुआ है या बिजनेस कर रहे हैं। तो द डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, तो द खर्चा शैल बी apportioned on any मुनासिब basis considering the nature and size of activities. Okay, next. इसके बाद अगला सवाल, आप इनकम कमा रहे हैं कंप्राइजिंग ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1, टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं और इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम भी कमा रहे हैं। आप टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं और इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम भी कमा रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे आप ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आप एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं। तो आप टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं और इनकम फॉलोइंग अंडर, या आप कमा रहे हैं किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम। अब हेड ऑफ इनकम का लफ्ज मैंने आपको लिखवा दिया, वो इन्हीं के लिए यूज होता है। तो इसके लिए 3 बातें हैं खास। इसे नॉर्मल रिजीम कहते हैं, इनका नाम हेड्स ऑफ इनकम है और इसके टोटल में से ज़कात माइनस कर दें तो इसका नाम, ये सारी इनकम्स तो हैं, टैक्सेबल भी हैं, लेकिन इनके लिए टैक्सेबल का लफ्ज यूज क्योंकि इनके लिए अलग रेट्स अवेलेबल हैं। कमाना ऑफ इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम एंड फॉर सम अदर। इन तीनों सूरतों में क्या करना है? जो मेन बात है जिसको मैं अगर अंडरलाइन कर दूं, द खर्चा शैल बी, सबसे मेन बात जिसको मैं अंडरलाइन कर दूं, अगर आप भी अंडरलाइन कर लें, मेन सेक्शन की थीम ये है, द खर्चा शैल बी। ये सबसे मेन चीज है जो लिखनी है। यहां खर्चे को क्या किया जाएगा? अपोर्शन किया जाएगा। भाई एसी का टेम्परेचर ज्यादा कर दें।
Okay, come on next page. Riyaz Chaudhary is a resident person and has disclosed the following. कौन सा वाला करना है? एसी का टेम्परेचर कम, इस वाले का कम कर दें। नहीं, वो टेम्परेचर ज़्यादा करना है, सर्दी लग रही है। बस ठीक है, उसका भी कर दें। रिकॉर्डिंग पॉज करें, सोचते हैं कुछ अब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर रियाज चौधरी, रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग। उसने आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है। कह रहे सेल है पाकिस्तान शॉप की 3 लाख और पाकिस्तान की दुकान के खर्चे हैं 10,000। कनाडा की दुकान की सेल है 70,000 और कनाडा की दुकान के खर्चे हैं 7,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है टीवी चैनल पर, सीन ऑन बोथ प्लेसेस इज 5,000। इनको उठा दें जरा जी, इज 5,000। एडवर्टाइजमेंट हो रही है टीवी के ऊपर 5,000 की। अब सवाल ये है कि जो टीवी चैनल है क्या वो पाकिस्तान में देखा जा रहा होगा? हमारी दुकान जो चल रही है पाकिस्तान में चल रही है, कनाडा में चल रही है, तो क्या पाकिस्तान में देखा जा रहा होगा वो टीवी चैनल या कनाडा में भी देखा जा रहा होगा? कनाडा में भी देखा जाए तो एक ही चैनल दोनों मुल्कों में देखा जा रहा होगा। अब बता दें क्या इस 5,000 के खर्चे को मैं जिस वक्त अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं तो क्या 5,000 के खर्चे को फिर दोनों जगह माइनस कर दूं? क्यों? क्या करना पड़ेगा? क्यों 5,000 को दोनों जगह? तो ये आवाज नहीं आ रही होगी फिर, अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूं। चलें कोई मसला नहीं, दोबारा बोल लेते हैं। हाइब्रिड में आ रही थी आवाज? अच्छा, शुक्रिया। तो सवाल यह है कि मेरे बिजनेस की सेल हो रही है 3 लाख और 7 लाख पाकिस्तान में और कनाडा में, और मैं वहाँ मुलाजमीन को तनख्वाहें पे कर रहा हूँ 10,000 और 7,000। ये पाकिस्तान में मैंने तनख्वाहें पे की हैं रशीद को और अंजुम को, और ये कनाडा में मैंने तनख्वाहें पे की हैं सिम्सन को और जॉन को। तो पाकिस्तान की दुकान की तनख्वाहें अलग आ रही हैं, कनाडा की दुकान की तनख्वाहें अलग आ रही हैं। लेकिन एक मसला ये है कि मेरा एक टीवी चैनल है जिसके ऊपर मैंने इश्तिहार चलाया 5,000 रुपये दे के, और ये इश्तिहार दोनों मुल्कों में देखा जा रहा है। अब मैं ये कह रहा था कि मैं ये 5,000 खर्चा दोनों जगह माइनस नहीं कर सकता। मैं ये 5,000 का खर्चा दोनों जगह माइनस नहीं कर सकता। ये 5,000 का खर्चा दोनों जगह माइनस नहीं कर सकता। द रीजन इज कि ये जो 5,000 का खर्चा है ये दोनों जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो 10,000 खर्चा तो मेरा है नहीं, तो मुझे 5,000 को दोनों में क्या करना पड़ेगा? तकसीम। अब 5,000 को आधा आधा करके भी मुनासिब नहीं है कि 2,500 इधर कर दूं 2,500 इधर कर दूं। उससे अजीब सी बात होगी कि जहां सेल ज्यादा हो रही है वहां भी 2,500 का खर्चा, जहां सेल कम हो रही है वहां भी। तो क्या मुनासिब बेसिस है? जल्दी बताएं। लिखा होता रीजनेबल बेसिस कर लें। क्या मुनासिब बेसिस हैं? जहां सेल ज्यादा हो वहां ज्यादा खर्चा एलोकेट कर दें, जहां सेल कम हो वहां इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और खर्चों को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, जरा आसान सी कैलकुलेशन है। हाँ जी, हो आप? चलें आ जाए बैठे।
शुक्रिया टाइम ज़ाया करने। पहले मैं लिखता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस। कौन सी इनकम? पाकिस्तान सोर्स इनकम। सेल 3 लाख, खर्चे 10,000। सेल 3 लाख और खर्चे 10,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम, बाद में नोट कीजिएगा। सेल और सैलरीज, अब कौन सा खर्चा माइनस करूं? एडवर्टाइजमेंट। जी, खर्चा कितना है? खर्चा कितना है? डिवाइड 3 लाख जमा, ये 3 लाख जमा 7 लाख क्या है? डिनोमिनेटर। अब मुझे कौन सा रेटर चाहिए? न्यूमरेटर। इधर भी क्या लिखूं? डिनोमिनेटर 3 लाख और ये 10 लाख भी लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई किससे कर दूं? और इधर मल्टीप्लाई, ताकि जिसकी ज्यादा सेल हो उसको, आप बोलें 1500। जी, 2855 288 500 और अच्छा, इनको डब्बे में इस तरह लेना चाहिए वैसे हमें, और इसको क्लोज नहीं करना चाहिए, फिर दूसरा इसको डब्बे में लेना चाहिए और इन दोनों को जमा करना चाहिए। 97800। करें जी नोट। खर्चे को क्या किया हमने? जो नोट्स पे नोट हुआ वो ऑलरेडी सॉल्यूशन, तो उसको उधर कर लिया करें।
ओके अच्छा, अब सवाल यह है कि मैंने पाकिस्तान की और फॉरेन इनकम, ये दोनों की दोनों, जागते रहना भाइयों, ये पाकिस्तान की और फॉरेन इनकम, ये दोनों की दोनों मैंने जमा क्यों कर दी हैं? क्योंकि बंदे के साथ क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट पर्सन। बंदे के साथ क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, अगर ये नॉन रेजिडेंट होता, जो बंदा नॉन रेजिडेंट है वो पाकिस्तान में स्टे 183 डेज से कम है, तो एज्यूम ऑल द डेटा इज सेम इन क्वेश्चन 1 एक्सेप्ट दैट रियाज चौधरी इज अब सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? सिर्फ कौन सी इनकम पे? तो फिर इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? सिर्फ 288,500। क्लियर? अच्छा, अब आ जाएं पास्ट पेपर्स में। सेवन बी आपने करना है घर में। क्वेश्चन 8 करना है। दोबारा नहीं कहना, जो भी मैं कह रहा हूं अभी साथ साथ लिख लें, बाद में मेरे से ना पूछिएगा, 3:30 ना रहना। क्वेश्चन 10A करना है। पंद्रह करना है। 15 कहते हैं अंग्रेज इसको। 16 करना है। 16 हो जाएगा। 19 करना है। 19 कर लेंगे। 19 वी मैंने तो नहीं करने को कहा। 21 कर लेंगे। 21 22 कर लेंगे। 22 ये सारे देख लेंगे क्या जवाब देना है, या लिख लिख के करेंगे? Are you people serious? Are you people in your senses? Are you people awake? Yes, nice guys. 23 27 नहीं, सारा क्लास वर्क है। ले जाएं साथ वाले को टिल फर्दर ऑर्डर्स।